integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एसएसजी 2012 के पेपर का सोल्यूशन। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़िए, इसको आपकी स्क्रीन पे है। डिटेल प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज जनरली डन बाय। ये पूछ रहा है कि प्लेन टेबल सर्वे में डिटेल प्लॉटिंग किसमें करते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये प्लेन टेबल सर्वे में अपने बहुत सारे सर्विस में आते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर होता है रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आंसर डी, रेडिएशन में डिटेल सर्वे, डिटेल प्लॉटिंग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जान लो, रिसेक्शन, ट्रैवर्सिंग और रेडिएशन के बारे में जान लो। अलग क्वेश्चन बने तो कैसे बन सकता है। देखो, पहला रिसेक्शन। रिसेक्शन क्या होता है? रिसेक्शन में क्या होता है कि जो अपना प्लेन टेबल जो है, टेबल को ऐसे पोजीशन पे सेट किया जाता है जो कि अपने ड्राइंग शीट है उसमें अभी तक प्लॉट नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, सेम लैंग्वेज जो बनता है, याद रखना इसको। टेबल इज सेटअप ऑन ए पोजीशन which is yet not plotted on drawing sheet। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ इनके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ, नेक्स्ट अपना ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग में जो हर एक स्टेशन है उस पर अपन जो अपना टेबल है, प्लेन टेबल, उस टेबल को वहाँ हर एक स्टेशन पे लगाएंगे। तो ये जनरली क्या आता है कि नैरो स्ट्रिप हो, जैसे कि रोड, वहाँ पे ये ये जो अपना प्लेन टेबल का सर्वे का ये सर्वे ट्रैवर्सिंग है उसको अपनाया जाता है। तो ठीक है, तो सेटअप टेबल इज सेटअप ऑन ईच स्टेशन। किसके लिए किया जाता है? नैरो स्ट्रिप के लिए इसको अपनाया जाता है। नैरो स्ट्रिप, इस केस में इसको अपन ये करते हैं। एग्जांपल नैरो स्ट्रिप के लिए, जैसे एक एग्जांपल बता दिया मैंने, से रोड नैरो स्ट्रिप हो गया ना। नैरो स्ट्रिप लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। चलो एग्जांपल रोड के केस में ऐसा ये सर्वे करते हैं। तीसरा अपना है रेडिएशन के बारे में जान लो, जो अभी अपना क्वेश्चन इसी पे है। रेडिएशन में एक तो आपको जैसे क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि रेडिएशन में क्या करते हैं कि अपने एक स्टेशन पे अपने अपना टेबल सेट कर दिया, सेटअप लगा दिया। उसके बाद में और जो स्टेशन है उनको उसकी सहायता से उसको प्लॉट किया जाता है। ये स्मॉल एरिया के लिए किया जाता है, जिसमें स्मॉल एरिया जिसमें अपन को जो दूसरे स्टेशन है वो विजिबल हो, एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो रेडिएशन है। देखो मैं क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट ना पढ़ें तो भी ये क्वेश्चन करते हैं, तो इनमें से और क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। तो रेडिएशन क्या आता है? टेबल इज सेटअप ऑन ए स्टेशन and others are plotted, other stations are plotted। ठीक, ये किसके लिए किया जाता है? फॉर स्मॉल एरिया इसमें स्टेशन जो हैं वो विजिबल हो, एक्सेसिबल हो, के बीच में कोई ऐसा चीज ना हो जिससे अपन को देखने में परेशानी हो। तो विजिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो ठीक है, ये हो गया अपना तीनों के बारे में। एक इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया तो मैंने नहीं बताया। इंटरसेक्शन में भी क्या होता है कि अपन ने दो स्टेशन पे अपन अपना टेबल लगा देंगे, उसके जरिए उसकी सहायता से अपन आगे सर्वे किया जाता है और बाकी को पता किया जाता है। ठीक है, तो उसको दो स्टेशन को जोड़ने वाले उसको क्या होता है? बेस लाइन। तो अपना क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 79। 80 का करो, क्वेश्चन नंबर 80। थोडालाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। थोडालाइट का यूज क्या किया जाता है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस को पढ़ो। किसके लिए किया जाता है? ये हॉरिजॉन्टल एंगल किया जाता है, वर्टिकल, ये दोनों के लिए किया जाता है। एक तो इसके थोडालाइट में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल करने के लिए तो नीचे जो अपर प्लेट बॉटम प्लेट दोनों होती है ना, उनकी सहायता से किया जाता है। एक तो है ना, इसमें वर्नियर रीडिंग, जो वर्नियर स्केल लगी होती है, आपने कॉलेज के टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसमें देखा होगा। और एक जो वर्टिकल सर्कल लगा होता है, उससे अपन वर्टिकल एंगल नापा जाता है। तो ये आपने कॉलेज के टाइम पे एक्सपेरिमेंट करा भी होगा, नहीं करा तो चलो याद रख लो, इसमें दोनों पता किया था। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 80 में आ गया अपना ए, दोनों एंगल पता किए थे। क्वेश्चन नंबर 81। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री। द मैग्नेटिक डिक्लेनेशन पूछा है, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
अपन को ये कुछ है दे रखा है, बियरिंग जो है हमेशा किसे लिखेंगे, नॉर्थ से लिखेंगे ना, तो 167 डिग्री दे रखा अपन को। अपन इसको आगे पीछे की तरफ बढ़ाओ। अब ये क्या होता है, पहली बात तो डिक्लिनेशन क्या होता है, डिक्लिनेशन जो ये जो अपनी मेरिडियन होता है ना, कौन सा, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, उनके बीच का जो एंगल होता है ना, वही होता है अपना डिक्लिनेशन। तो ये आ जाएगा एंगल, तो कितना आ गया, ये एंगल बच गया, एंगल दोनों के बीच में ये आ गया ना, एंगल कितना है 180 माइनस 167, ये डिग्री देखो पूरा 180 का है, ये कितना आ गया 13 डिग्री। 13 डिग्री तो आपको सबको पता आंसर आएगा, लेकिन दो दे रखे हैं, आंसर ए और बी दोनों में 13 है, लेकिन वेस्ट आएगा या ईस्ट आएगा डायरेक्शन, ये है। ये हमेशा जो है ये एंगल मैंने दोनों एरो से दिखाया है, लेकिन ये बताओ ये जो डिक्लिनेशन देखेंगे नॉर्थ से किस डायरेक्शन में उसको देखा जाता है, तो नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है, ये वेस्ट की डायरेक्शन में है, इसलिए वेस्ट आया। 13 डिग्री तो आपको पता है एंगल पता चल गया है ना, मैग्नेटिक और जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल आ गया 13 डिग्री है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, वो नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है, उससे किस डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो 13 डिग्री वेस्ट। बताओ ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी, 81 में बी। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रेवर्स। देखो ट्रेवर्स आपने पढ़ा है, ट्रेवर्स में क्वेश्चन नंबर 82, ट्रेवर्स में क्या होता है, क्लोज भी हो सकता है ओपन भी हो सकता है, तो क्लोज देखो ट्रेवर्स में ये लाइन है, 2 पॉइंट से ये लाइन है, ऐसे कुछ है। अब ये कह रहा है कि जो प्रीसीडिंग, देखो इसका देखो लैंग्वेज सेम क्वेश्चन, प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन कौन सी, ये एक्सीडिंग लाइन, ये तो प्रीसीडिंग लाइन का प्रोलोंगेशन आगे बढ़ा दिया मैंने इसको, ये कह रहा है। और जो फॉरवर्ड लाइन, ये फॉरवर्ड लाइन है ना, और ये प्रीसीडिंग लाइन, ये प्रीसीडिंग लाइन, और इसका प्रोलोंगेशन मैंने आगे इसको बढ़ा दिया, ठीक है। ये एंगल पूछा, ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है देखो इसको ऐसे देखो, ये एंगल, ये लाइन ये ऐसे जाती, लेकिन क्या इसके डिफ्लेक्ट हो गई तो एंगल हो गया, ये एंगल होगा डिफ्लेक्शन एंगल। जिनको पहले से पता है ये चीज अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको ऐसे याद रखना है और समझना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं है ना, तो अपने खास करके गेट में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें न्यूमेरिकल भी, तो ये आप ध्यान रखें, ऐसे होता है इसका। तो आंसर हो गया अपना डिफ्लेक्शन एंगल 82 में सी। बहुत लोगों ने क्या करते हैं ये चीजें याद रख लेते हैं, सीधे से थ्योरी का क्वेश्चन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पीछे का कुछ वो लॉजिक नहीं है, सटना नहीं है, सब समझ गए। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ो इसको, इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन द बियरिंग, फोर बियरिंग एंड द बैक बियरिंग। देखो अपन को पता है क्या हो, लोकल अट्रैक्शन ना हो है ना, तो क्या होता है डिफरेंस कितना था फोर बियरिंग बैक बियरिंग में 180 डिग्री। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आंसर आ गया ए, 83 में ए, 83 में ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फॉर ए टैकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछा है। टैकोमीटर से क्या करते हैं, डिस्टेंस पता करते हैं है ना, सर्वे में यूज करते हैं, तो ये डिस्टेंस पता करने का ये फॉर्मूला होता है D = KS + C, जिसमें ये C जो D ये तो डिस्टेंस होती है, ये स्टाफ की जो रीडिंग होती है, और ये जो है ना ये तो कांस्टेंट होता है, ये मल्टीप्लाइंग है इसके, तो इसके इसको बोलता है मल्टीप्लाइंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग आगे समझ जाओ। और ये एडिटिव है, दोनों कांस्टेंट है, ये एडिटिव है ना, तो इसने पूछा है टैकोमीटर के लिए ये K की वैल्यू है ना, ये K की वैल्यू इसके लिए अगर वैल्यू पूछे तो इसके लिए 100, इसकी वैल्यू आती है 0। या तो क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे इसने वैल्यू पूछी डायरेक्ट, या फिर न्यूमेरिकल पूछे तो जिसमें ना दिया हो तो आप इसको 100 में ले लो, इसको 0 ले लो। तो पहले पूछा है इसने एडिटिव, तो पहला 0 उसके बाद 100, आंसर आ गया बी, 84 में बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग पे क्वेश्चन है, एक दिया हुआ दूसरा पूछा है। क्वेश्चन है पढ़ो, द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन CD इज कितनी दे रखी है, 324 डिग्री 45 मिनट, 324 डिग्री 45 मिनट्स। बैक बियरिंग पूछिए, अपन ने अभी देखा था, अगर क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 83 था कि लोकल अट्रैक्शन ना हो तो वो बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग में कितने का डिफरेंस होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 85 आपने अटेम्प्ट कर लिया है, आंसर निकाल लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो यहाँ पे फोर बियरिंग इक्वल्स टू बैक बियरिंग इक्वल्स टू, कोई भी लिख दो चाहे एक ही बात है, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, अपन जानते हैं ये बात। अगर फोर बियरिंग जो ये जो ना ये 360 से ज्यादा हो, 360 से ग्रेटर देर हो है ना, ये इससे 180 से ज्यादा हो, ये अपने कितना दे रखा, आपने क्या दे रखा है, एफ बी दे रखा है ना, एफ बी दे रखा है 324 45 मिनट्स। ये अगर 180 से ज्यादा हो तो बैक बियरिंग आ जाएगा माइनस का 180, अगर ये 180 से कम हो तो आएगा माइनस आएगा प्लस, तो माइनस या प्लस का देखना है, माइनस एंड प्लस साइन कब आएगा,
डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस किसी कितना होता है 180, लेकिन डिफरेंस का मतलब कम ज्यादा कोई भी हो सकता है, समझ गए। बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180, या बैक बेरिंग की जगह ये लिख दो चाहे लिख दो, कोई बात नहीं हो, तो कोई डिफरेंस नहीं, फॉर्मुला सेम ही है, बस वो डेटा पे डिपेंड करेगा। अगर एफ बी इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, जब एफ बी की वैल्यू ग्रेटर देन 180, एफ बी लेस देन 180, ये आपको पता है वैसे, ठीक है। ये अपना 180 ज्यादा देखा है तो नेगेटिव आएगा, अब कर दो बस, एक दो कितना आया 144 45, आंसर अपना ए, 85 में ए। ये गलती ना करो इसलिए मैंने आपको अच्छे से फिर से बताया, मैंने अलग याद रखने के लिए, नहीं तो ये बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होगा ऑलरेडी मेरे हिसाब से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ऑप्टिकल स्क्वायर, आंसर इसका डबल रिफ्लेक्शन, थ्योरी का क्वेश्चन है 86 में। ये यूज क्या होता है इसका, डबल रिफ्लेक्शन पे है, डबल रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्लेक्शन अलग चीज होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन आंसर आ गया ए, ठीक है। जो ऑप्टिकल स्क्वायर है उसका यूज क्या होता है, मैंने आपको बताया क्रॉस स्टॉक वर्टिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, ये इनके बारे में मैंने बताया है। ये किसके लिए होता है, सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल अगर अपन को दो लाइन को राइट एंगल पे करना है तो क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है ऑप्टिकल स्क्वायर का। तो आंसर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 या 11 में आया था, मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था उस टाइम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ ए सॉइल ए जीरो, सॉइल मास की जो प्लास्टिक इंडेक्स आईपी की वैल्यू जीरो है, प्लास्टिक इंडेक्स जो है ना वो जीरो है। क्वेश्चन नंबर 87, आईपी की वैल्यू जीरो है, तो पूछ रहा है सॉइल कौन सी है, सॉइल कौन सी होती है, उसमें सैंड होती है, मतलब उसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। तो देख लो सिल्ट या क्ले ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन वो आंसर हो जाएगा। तो पहले में क्ले, दूसरे में क्ले, सिल्ट, लास्ट में सिल्ट है, तो आंसर आ गया इसमें सी, 87 में सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 88, वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल कैन, देखो ये तो सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, धनराज सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है, और ये पहला टॉपिक पहला यूनिट है, तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें गलती ना करना। क्या होता है बताओ, देखो क्वेश्चन नंबर 88 मैं फिर से बताता हूँ, सबने नहीं पढ़ा हो शायद, ये आंसर नहीं साथ में इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। देखो वाटर कंटेंट को परसेंटेज में मैं ऐसे लिखता हूँ, परसेंटेज में W डिवाइड बाई WS मल्टीप्लाई बाई 100, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है क्या, पानी जीरो हो सकता है जीरो, ये जीरो हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉसिबल है तो W की वैल्यू 0% हो सकती है ना, ये पॉसिबल है, ठीक है। इससे कम हो सकती है क्या, वेट ऑफ वाटर जीरो हो, नेगेटिव तो हो सकता है, हो ही नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। दूसरी बताओ, अगर W की वैल्यू जो है ना, वेट ऑफ वाटर पहला कंडीशन, W की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ये तो होती है ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो अपन को पता है, इसकी वैल्यू जो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकती है क्या, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्या प्रॉब्लम है, जो पानी है वो सॉइल में अंदर उससे ज्यादा हो जाए, पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, तो ये जो अपना इससे क्या होगा, इससे आ जाएगा W जो है ना वो 100% से भी ज्यादा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, ये पॉसिबल, ये तो है ही, जनरली यही मिलता है। और ये तो ऐसे ऑप्शन काट दो जिसमें ये तो कह रहा है या तो नेगेटिव कि नेगेटिव पॉसिबल है, एक तो ऐसा ऑप्शन काट दो वो सही नहीं आंसर है, एक ऐसा काट दो कि जो 100 से ऊपर नहीं हो सकती। तो देखो ऑप्शन देखो, पहला कह रहा है बी लेस देन जीरो, जीरो से लेस देन कभी नहीं हो सकती, तो पहला ए कट गया। बी बताओ, बी कह रहा है बी ग्रेटर देन जीरो, देखेंगे बाद में, एक बार रुको, जो कि पॉसिबल है, देखो जीरो हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, नियर बी ग्रेटर देन जीरो, ये सी ना वो गलत है, ये तो हो सकता पॉसिबल है। लास्ट वाला है टेक ओनली वैल्यू फ्रॉम 0 to 100, 0 से 100 के बीच में रहता है, देखो 0 तो ठीक है ना, 0 भी लेता है, और 0 और 100 के बीच में बताया इसने, है ना, तो 0 to 100, लेकिन 100 से ज्यादा हो सकता है ना, तो ये आंसर डी भी गलत हो गया, तो अपना आ गया बी, ठीक है, आंसर आ गया बी, 98 में बी। मैंने थोड़ा अच्छे से डिटेल में बता दिया, नहीं तो वैसे आपको पता होना चाहिए, तो सर ने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ो, एक सीधा फॉर्मूला पूछा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर ए लूज सैंड हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो कितना दे रखा, फाइव दे रखा, फॉर्मूला आपका के 89 में के इक्वल्स टू कौन से के लिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, ठीक है, तो के 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, और जो के पी पैसिव के लिए वो क्या होता है 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव। आप क्या काम करो, आप एक यही याद रखो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ये दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपोजिट होता है, मतलब जस्ट इनवर्स होता है इसका, ठीक है। और आपको के नोड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, उस केस में इसे पूछा हो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर क्या होता है 1 माइनस साइन फाइव, या एक फॉर्मूला और आता है वो होता है इसका म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, तो ये आपको फॉर्मूले मैंने तीनों के बारे में बता दिया है, ठीक है।
तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपने केस में क्या पूछा? एक्टिव में पर पूछा ना, तो आंसर आ गया 89 में सी। ठीक है, तो ये अपना एक्टिव का केस है, आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन पढ़ो। ए प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल टू एस्टिमेट। ये प्लेट लोड टेस्ट करता है, ये भी आपने पढ़ लिया, सर ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है ना। सॉइल मैकेनिक्स आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो यह हो गया होगा अभी। तो देखो प्लेट लोड टेस्ट क्यों करते हैं, क्या यूज होता है उसमें। प्लेट लोड टेस्ट में क्या जो कर्व बनता है वो किसके बीच में बनता है? कर्व लोड वर्सेस सेटलमेंट, है ना। ऐसा कुछ कर्व बनता है, ये लोड वर्सेस सेटलमेंट का, लोड वर्सेस सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट, ऐसे कुछ कर्व आए, है ना, जो भी डिपेंड करता है सॉइल पे, फिर वो ऐसे। तो लोड और सेटलमेंट, ये लोड है, लोड से जो इसकी इंटेंसिटी भी पता सकते हैं, तो बियरिंग कैपेसिटी पता की जा सकती है। सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी दोनों ही उसका यूज होता है। तो आंसर हो गया अपना ए, बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड द सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन 90 में ए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा बिल्कुल। देखो आपने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा होगा सर ने, तो लोड ये प्लेट लोड टेस्ट। लेकिन क्वेश्चन देखो कितने बेसिक आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी है, उसका यूनिट पूछा है। आपको डायरेक्टली याद है, बहुत अच्छी बात है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना। आंसर हो गया अपना सी। 91 में जो है आ गया सी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो सीवी पूछा है, सीवी का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या मीटर स्क्वायर पर सेकंड, वो सीजीएस या एमकेएस पे डिपेंड करता है, ऐसा ही यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये अपन को यूनिट पता है, डायरेक्ट याद रखा है। नहीं याद रखा तो आपको फॉर्मूला ये याद है, के इक्वल टू सीवी एमवी गामा डब्ल्यू, ये आपको फॉर्मूला याद है। इससे आप क्या काम करो, निकाल लो ये। तो सीवी इक्वल टू के अपॉन एमवी गामा डब्ल्यू। ठीक है, आपको इस के क्या होता है, ये होता है परमिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और जो एमवी है इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। और जो गामा डब्ल्यू आपको पता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट भी आपको याद हो गया, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है, तो इससे अब कर लो, इससे आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जो ऑप्शन को देखना उसके बाद तो एक तो आपको नहीं याद है तो फॉर्मूला याद होगा, उससे निकाल लो, नहीं तो डायरेक्टली याद है आपको। तो चलो 91 में सी। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन ये देखो, आइडियल फ्लूइड के बारे में पूछा है। आइडियल फ्लूइड के बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है ना। ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। ये फ्लूइड मैकेनिक्स से मैंने 2-3 बार मैंने पढ़ा है, उसके बाद क्वेश्चन करवाया, उसके बाद में प्रैक्टिस में आया, तो ये बहुत बार आ गया, तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। जो आइडियल फ्लूइड है, वो आइडियल फ्लूइड जो है ना, वो क्या होता है? आइडियल फ्लूइड में म्यू की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 0। म्यू क्या होता है? म्यू की वैल्यू 0 ना, म्यू है ना। तो ये 0 है, तो इसको ये क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनलेस हो गया, फ्रिक्शन नहीं है। बीटा इनकम्प्रेसिबल हो गया। और जो ये है जिसमें सरफेस टेंशन जो है ना वो 0 है, टेंशन है वो 0 है। ठीक है, इसको या तो इनविसिड, ये क्या होता है? विस्कोसिटी होता है ना म्यू, तो ये इनविसिड लैंग्वेज में से लिखा होता है, फ्रिक्शनलेस या और, इनमें से एक लिखा होता है। ठीक है, बीटा की वैल्यू 0 तो इनकम्प्रेसिबल, और जो सिग्मा की वैल्यू 0 वो सरफेस टेंशन 0 होता है। तो ये तीनों चीजें लिखी होती हैं। ऑप्शन में देख लो कौन सा दिया हुआ, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? डी आ गया लास्ट वाले में। देखो लास्ट वाले देखो ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली बताया फ्लूइड के, आइडियल फ्लूइड के बारे में, क्योंकि अपन ये बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको फ्लूइड में, ये जानबूझ के मैंने रखा था, है ना। जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है वो टॉपिक में क्या होता है, ये 2 फॉर्मूले हैं, वो क्वेश्चन से काम चल जाता है। अलग से टॉपिक पढ़ाना वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, और फिर वो सही नहीं रहता ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा पढ़ाया ना, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इसलिए इसको रखा था कि मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इससे अलग टाइप के क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो बता दूंगा। देखो क्वेश्चन, द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर ओरिफिस इज गिवन बाई, यानी ये फॉर्मूला पूछा है सीधा डायरेक्ट। तो क्वेश्चन में इसने पूछा है रेक्टेंगुलर ओरिफिस, क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है रेक्टेंगुलर नोच, है ना। रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगुलर की जगह लिख सकते हैं, राइट एंगल भी लिख सकते हैं। तो ये एक तो फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर के लिए, एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगुलर के लिए। ट्रायंगुलर में भी केस बनते हैं, तो चलो इसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पहले रेक्टेंगुलर का देखते हैं। रेक्टेंगुलर नोच या फिर ओरिफिस लिखा हुआ आपको, ठीक है। इसको रेक्टेंगुलर को ही राइट एंगल भी लिखा होता है, क्वेश्चन में देख लेना ध्यान से। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है डिस्चार्ज का,
मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा आपको फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर नॉच, अब देखो ये फॉर्मूला है, ये देखो ये इस पे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले। इसने पूछा अपना रेक्टेंगुलर नोच के लिए, ठीक है, या इसने ओरिफिस लिखा है, दोनों में से एक ही बात है, ठीक। ये लिखो, जो फॉर्मूला है वो सेम यूज होता है, तो इसलिए एक ही बात बता रहा हूँ। तो Q इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना, आपको याद रख लो, ठीक है। इसमें दो का कंपेयर बता रखा है, दो हेड पे, तो वो पावर आपको मैच करनी है, वो आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आपको ऑप्शन मैच कर रहा है, इनसे आ जाएगा आंसर डी। 93 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, इसमें आ गया डी। Q इक्वल टू 2/3 CD इंटू L इंटू 2G इंटू H की पावर 3/2, पावर 3/2 है, दो हेड है, तो H1 की पावर 3/2 माइनस H2 की पावर 3/2, जो भी है वो उसने ऐसे फॉर्म में दे रखा है। B है, एक डायमेंशन है, उसका L से लिखा, B से लिखा, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। मैं जो क्वेश्चन क्या बन सकता है रेक्टेंगुलर केस में, दैट फॉर्मूला पूछ लिया। एक है इन दोनों में रिलेशन, मेन आपको याद रखना है कि डिस्चार्ज और जो हेड है उसमें क्या आपका रिलेशन है, पावर कितनी है, यहाँ पे है पावर 3/2, ठीक है। दूसरा केस अपना रेक्टेंगुलर के बाद में ट्रायंगुलर आता है। ट्रायंगुलर में क्या आता है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख लो। ट्रायंगुलर में देखो कई केस बनते हैं, है ना, वो डिपेंड करेगा थीटा जो है ना, एंगल कितना है, देखो थीटा यहाँ लिखा हुआ है ना, थीटा 30 डिग्री पे भी होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 3 केस आते हैं जनरली। गेट में इसका न्यूमेरिकल पूछता है, 1 नंबर का ज्यादातर, है ना, तो वो उसमें क्या होता है, ये डिग्री वाला चीज भी ये काम में लेता है, मतलब अपन को ये भी दिया होता है। इसमें अगर 45 डिग्री हो ना, 45 डिग्री के लिए क्वेश्चन पूछा हो तो उसको वी नोच बोलता है, वो वी नोच, ठीक है, वी नोच 45 डिग्री को वो वी नोच है। ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं वी नोच, ठीक है। अब तो ये फॉर्मूला है, 3 इसके केस हो गए। फॉर्मूला पूरा अगर न्यूमेरिकल पूरा पूछे तो, नहीं तो आपको याद रखनी है ये पावर कितनी है, 5/2। याद कैसे है ये फॉर्मूला, याद क्या थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बड़ा सा फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो आपको क्या याद करना है, ट्रायंगुलर, मतलब ट्रायंगुलर क्या होता है, 3 साइड से मिलकर बना होता है ना, तो ट्रायंगुलर में क्या होता है, फॉर्मूला याद रखने के लिए बताऊं, ये याद रखने के लिए ट्रिक ऐसी कि ट्रायंगुलर में 3 नहीं आता है, ये जो 3 है 2/3 वाला, एक 3/2 वाला, ये जो 3 है ना, ये 3 इसमें ट्रायंगुलर में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है तो दूसरे में आ जाएगा, तो पावर 3/2 इसमें आती है, इसमें दूसरी जो बच जाएगी। एक याद रखो, 3/2 किस में आता है, ट्रायंगुलर में नहीं आता है, मतलब इसमें आ गया, फॉर्मूला याद रख लो बस, ठीक है। बाकी जो है ना पावर आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इस पे ही बनता है ज्यादातर, या डायरेक्ट फॉर्मूला या इन दोनों में रिलेशन का। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ो इसको। ये क्वेश्चन मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ाया था तो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं, वो लोगों ने नहीं किया होगा। तो देखो क्वेश्चन कराते हैं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और ये थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, तो थोड़ा सा अगर जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रखा उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन पढ़ो, ए रेक्टेंगुलर प्लेट जो डायमेंशन दे रखी है इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, ये दे रखी है। इसमें क्या देखा है, डेंसिटी दे रखी है, उसके बाद में क्या लिखा है, विद इट्स 1.25 मीटर साइड हॉरिजॉन्टल, पहले जो 1.25 मीटर वाली साइड जो थी ना वो हॉरिजॉन्टल दे रखी है। उसके बाद में क्या, जस्ट एट द वाटर सरफेस, ठीक है, इफ द हॉरिजॉन्टल, आगे क्या लिखा, इफ द प्लेन ऑफ द प्लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, प्रेशर फोर्स पूछा है ऑन वन साइड, याद रखना वन साइड है, 2 साइड से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाए, ये यहाँ पे गलती नहीं करना है, वन साइड पूछा है, ये ना थोड़ा सा माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये क्वेश्चन है अपन से ये पूछा है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा पूछा है, इसने ये पूछा प्रेशर फोर्स पूछा ना, तो प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर फोर्स क्या होता है, रो जी एच बार इंटू ए, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। रो आपको फ्लूइड की डेंसिटी इसमें क्वेश्चन में दी हुई, जी आपको पता है, एरिया दे रखा है कितने पे लगेगा, जो प्लेट है उसकी डायमेंशन दोनों पता है ना, तो रेक्टेंगुलर है ना, तो डायमेंशन पता हो जाएगा। एच बार आपको देखना है, एच बार देखने के लिए पहले देखो इसने कैसे दे रखा है, ये अपना फ्लूइड है कोई, इसने दे रखा है कुछ ऐसे, बाद में हो गया ऐसे, हो गया कुछ ये एंगल कितना 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से एंगल क्वेश्चन दे रखा है इसने क्वेश्चन में 60 डिग्री, ये है 1.25 मीटर, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा ले रहा हूँ। ये जो है ना, ये है कितना दिया हुआ, 2.4 दिया हुआ क्या, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर, ठीक है। और ये रो जो है ना वो है 0.85 इंटू रो डब्ल्यू, रो ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है ऐसा। अब अपन से पूछा है एच बार है, एच बार कैसे निकालेंगे,
एच बार निकालेंगे। देखो एच बार है वो ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसका मिड है, मिड आ गया, ये आ गया 1.2 मीटर, और ये यहां से ये है एच बार। एच बार ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल है 60 डिग्री। अब बता दो मुझे, ये आपके पास एंगल है, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये बता दोगे ना। तो क्या आया, ये एंगल है, तो ये आया एच बार इक्वल टू 1.2 साइन 60। आपके सारे पास सारा डाटा है, निकाल लो बस इससे। तो एफ पी मैं वैल्यू रख रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। रो 0.85 इंटू रो डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻³ इंटू जी 9.81 इंटू एच बार 1.2 इंटू साइन 60 इंटू एरिया है 1.25 इंटू 2.4। इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा किलोमीटर में चल जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 26 किलोन्यूटन। ठीक है, मैंने उस टाइम पे भी करवाया था जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था तब। अभी मैंने क्वेश्चन फिर से बता दिया, सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में भी, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी करना आपको आना चाहिए। तो वन साइड इसके लिए कितना आ गया, 26 किलोन्यूटन। आंसर हो गया अपना बी। एग्जैक्टली नहीं आता, ये अप्रोक्सीमेट आता आंसर, ठीक है। आंसर हो गया बी। अब कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक है अपना, सबसे पहले ही पढ़ा था अपने द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, डेफिनेशन पढ़ाई थी शुरुआत में, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था तब। क्या होगा इसका आंसर, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी आंसर हो गया इसका आंसर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 95 में डी। चलो 96 क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, है ना। इन द बर्नौलीज इक्वेशन, एक क्वेश्चन रखी हुई है, इसमें ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट, है ना। पर यूनिट एनर्जी जो है रिप्रेजेंट किया किस में जाती है, एनर्जी पर यूनिट वेट। याद रखना आपको 96 में ए। क्वेश्चन नंबर 97 देखो। द टर्म अल्टरनेट डेप्थ इन ओपन चैनल, ओपन चैनल फ्लो में जो अल्टरनेट डेप्थ है वो रेफर्स की जाती है किससे, इसका मीनिंग क्या है। देखो मैंने ओसीएफ आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, है ना, तो मैं ओसीएफ में ये थोड़ा सा मैं याद रखने के लिए बता देता हूँ, तो कैसे क्या है ना, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। उसी में पढ़ेंगे अपन। ये आता है स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, और इसको फिर आगे लिखते हैं, वो आ जाता है y प्लस स्मॉल q स्क्वायर डिवाइड बाई 2g y स्क्वायर। ये ई जो ना एनर्जी का फॉर्मूला ये बनता है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसको मैं इसको कर्व उसका ड्रॉ करूँ, ये मेरी है डेप्थ y और ये है ये एनर्जी, ठीक है। दो भाग में कर लो, एक इसमें पहला, दूसरा है इसमें। पहला क्या स्ट्रेट लाइन आएगी, किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ये आएगा पैराबोला, ये आएगा पैराबोला, और पहला और ये दूसरा। अब देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनता है। तो अपना मेन जो कर्व जो कर्व है ना, फाइनल कर्व है, वो आता है ये फाइनल, ठीक है। कुछ उस टाइम पे पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको बताऊंगा कि अपने सिलेबस में नहीं था राजस्थान जेईई की, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो ये देखो, ये तो ऐसे कर्व बनता है, इस पे दो, मैं इसको ये एक एनर्जी E1 कोई पॉइंट है ये, जहां पे इस ये पे मैं बताऊं, सेम एनर्जी पे क्या हो रहा है, दो डेप्थ आ रही है, एक डेप्थ ये है और एक डेप्थ है ये डेप्थ है ना, इस डेप्थ पे दो डेप्थ अलग अलग डेप्थ है, लेकिन एनर्जी क्या है, सेम है। तो ऐसी डेप्थ को ये y1 और y2 ये कहलाती है अल्टरनेट डेप्थ। y1 और y2 क्या है, अल्टरनेट डेप्थ है, अल्टरनेट डेप्थ। क्यों अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है, एनर्जी सेम होती है, लेकिन जहां पे क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब गिवन होता है कांस्टेंट। क्यू कांस्टेंट है, तो सेम एनर्जी पे जो डेप्थ होती है वो क्या होती है, वो अल्टरनेट डेप्थ होती है। तो अपना ये आंसर देखो, डेप्थ हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। आंसर हो गया ना, ए आ गया इसमें 97 में ए। एक आता है कॉन्जुगेट डेप्थ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, कॉन्जुगेट डेप्थ। तो कॉन्जुगेट डेप्थ जो है वो किसके लिए आता हुआ था, हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप की एक तो प्री जंप डेप्थ होती है कि पोस्ट जंप डेप्थ होती है, वो उसके लिए होती है, वो आती है कॉन्जुगेट डेप्थ। कॉन्जुगेट डेप्थ वो किसे आती है, वो हाइड्रोलिक जंप के लिए। प्री जंप और पोस्ट जंप दो डेप्थ होती हैं, वो होती है हाइड्रोलिक जंप के लिए, ठीक है।
हाइड्रोलिक जंप में जो ये कॉन्जुगेट डेप्थ होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो सेम क्या थी, स्पेसिफिक एनर्जी सेम थी, यहाँ पे सेम स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन अपना ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये बन सकता है, थोड़ा आपको ये भी पता हो गया। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप को स्टैंडिंग वेव भी कहा जाता है, तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आपने पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन अभी इससे ये सब्जेक्ट ना पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अपना क्वेश्चन हो गया है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया, समझा दिया कैसे आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 98, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, करवा भी चुका हूँ, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। तो आप इसका आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। पढ़ो क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए पाइप इज 1000 मीटर एंड इट्स डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज 40 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ पाइप, देखो ये देखो, ये अपन जानते हैं इक्विवेलेंट पाइप के केस में क्या करते हैं, एचएफ को अपन इक्वल करते हैं, है ना, एचएफ को है ना उसको इक्वल करते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को दोनों में इक्वल किया जाता है, हेड लॉस को इक्वल किया जाता है। ठीक है, उससे फिर फॉर्मूला बनता है। अब मुझे ये बताओ, डिस्चार्ज ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, एफ जो भी चीजें है ना वो कांस्टेंट होगी, रिलेशन क्या बचा है इनमें, एल और डी में रिलेशन क्या आ जाएगा, एल प्रोपोर्शनल टू डी रेज़ टू पावर 5, ये बचा ना, बाकी का जो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यही बचे, तो रिलेशन ये आ गया अपना। तो L2 अपॉन L1 इक्वस टू क्या आ जाएगा, D2 अपॉन D1 की पावर 5, इससे पता चला L2 इक्वस टू L1 इंटू D2 अपॉन D1 की पावर 5। अब वैल्यूज रख दो, L1 क्या है 1000, ये 40 डिवाइड बाई 20, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, टोटल आंसर आ जाएगा 32,000 मीटर। तो आंसर देख लो, मीटर या किलोमीटर, कई बार गलती कर ये ना ये कर लेता है, इसको किलोमीटर में रख देता है, तो किलोमीटर का जाएगा 32 किलोमीटर। तो ध्यान रखना आपको ये चीजें गलतियां नहीं करनी है, ऑप्शन पे किसी थोड़ा सा वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है उससे। आंसर हो गया अपना बी, आसान सा क्वेश्चन था ना, देखो ये हो गया, रेडी करवा चुका हूँ, ये आपने देख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन है, फ्लूइड का क्वेश्चन है ये। फ्लूइड आपने अगर मैंने जो पढ़ाई है वो पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, बहुत बेसिक पूछा है, ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा भी नहीं है। इन ए सीरीज पाइप प्रॉब्लम, सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़ा है, उसमें ये देखो ऑप्शन देखो, द डिस्चार्ज इज द सेम, सारे ऑप्शन पढ़ लो आप, सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऑप्शन पढ़ लो। सीरीज है कुछ ऐसे, देखो ये सीरीज है, पाइप को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, और ये जैसे कोई भी डायमीटर की है, कुछ भी हो, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, डायमीटर से कम ज़्यादा ऐसे इन हो, ये पाइप है, ये कह रहा है क्या होगा, डिस्चार्ज यहाँ से जो डिस्चार्ज जाएगा पूरा सेम का सेम डिस्चार्ज आगे जाएगा, सही बात है। तो डिस्चार्ज सीरीज में डिस्चार्ज जो ना वो होता है कांस्टेंट होता है, सेम होता है थ्रू आउट, सारी पाइप के अंदर सेम होता है, ये क्यू सेम होता है इन ऑल पाइप। और जो HF होता है ना, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो क्या होता है, वो सबका सम होता है। तो पाइप 1, 2 और 3, ये लिख सकता हूँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, और जो HF होगा वो HF इक्वल टू HF1 प्लस HF2, जो फाइनल जो HF होगा HF2 प्लस HF3, ये होता है सीरीज के केस में। देखो ये पानी जो है ना, पानी जो भी फ्लूइड है सारा हर जगह पास सेम ही होगा, तो डिस्चार्ज तो सब में सेम हो गया। दूसरा चीज है वो एडिशन हो जाएगा। सेम पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इसका अपोजिट होता है, इसमें जो HF है वो सब में सेम होता है, और डिस्चार्ज जो है वो सबका ऐड होके आ जाता है इस वाले फॉर्म में। तो आंसर देख लो, इसका आंसर आएगा डिस्चार्ज इज सेम थ्रू द ईच पाइप। ठीक है, वो सारे ऑप्शन को देखते हुए आंसर 99 में आया अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100। An air valve is provided at the summit in siphon, है ना। साइफन में जो एयर वाल्व प्रोवाइड करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका पर्पज क्या है ना। दो क्वेश्चन में देखा, इसमें समिट पे प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन 2010 में आया था, ये पूछा था कि कहाँ प्रोवाइड करता है, तो समिट पे इसने क्वेश्चन में रखा है, समिट पे, तो ये याद रखना आपको, है ना। फिर से क्वेश्चन को इसको समिट पे प्रोवाइड करता है, पहली बात। दूसरी बात है, ये पूछा इसने क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये आंसर इसका जो फ्लो है उसमें इंटरप्शन ना हो, तो अवॉइड इंटरप्शन इन द फ्लो, आंसर आ गया इसमें 100 में सी। तो अपने क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें एयर वाल्व है, उसमें एयर इनलेट होता है, एक एयर रिलीफ या एयर रिलीज वाल्व भी होता है, वो मैंने आपको बताया। समिट के एक डाउन स्ट्रीम एक अपस्ट्रीम कहाँ प्रोवाइड करते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये 2011 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, अपना हो गया है ये क्वेश्चन, 2012 का पेपर सॉल्यूशन पूरा हो गया है। चलिए, धन्यवाद।
Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.